तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड चैप्टर। तो पहला चैप्टर हो चुका है, सेकेंड चैप्टर है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। और हाँ, देखने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें। और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले तो दूसरा चैप्टर है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखिर मतलब शिकार करना होता है। तो यहाँ पर एक तुषार नाम का लड़का था जो रिश्तेदार की शादी से होती हुई जब ट्रेन में बैठ के जा रहा था तो उसको मतलब बाहर नज़र तेज पड़ जाती है। तो तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी को देखता है और खेत खलियान सबको देखता है। तो उसके चाचा जो थे उसके हाथ पे रखते हैं उसके सर पर, मतलब कंधे पे। फिर तो फिर वो बताते हैं कि पहले आज से लगभग 150 साल पहले ट्रेन बनी। तो वो लड़का सोचता है कि अगर 150 साल पहले ट्रेन बनी तो इसके पहले लोग कैसे आते जाते थे? क्या वो कहीं से आते जाते ही नहीं थे या फिर एक स्थान पर रहते थे? ऐसे क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी होता था कि पहले जो लोग जब ट्रेन व्रेन वगैरह नहीं था तो कैसे आते जाते थे? तो आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? तो आरंभिक मानव मतलब जो मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते थे? तो उनके घूमने के कई रीज़न थे। जैसे आखेट खाद्य संग्राहक के रूप में जानते थे। भोजन को भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे। और फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा करते थे। तो आखेट जो होता है, आखेट, एक मिनट, ठीक है। तो आखेटक जो था खाद्य संग्रह मतलब आखेटक संग्राहक समुदाय के लोग एक से जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण थे। तो कारण बताना होगा आपको। पहला कारण क्या था? कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधों को खाकर ख़त्म कर देते। और अगर ख़त्म भी हो जाते तो उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता ही पड़ता। तो दूसरा कारण है जानवर अपने शिकार के लिए जब हिरन वगैरह का पीछा करते थे तो पीछा करते हुए दूसरी जगह चले जाते थे। तीसरा कारण है कि पौधे और फलों में फल फूल अलग अलग मौसम में लगते थे तो मौसम के अनुसार भी भ्रमण करते थे। और चौथा कारण है कि पानी मतलब अगर नदी तालाबों किनारे हैं और वहाँ पर पानी सूख जाता है तो वो भी एक दूसरे स्थान पर चले जाते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसे वस्तुएं हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के लिए किया जाता है। तो पुरातत्वविद कुछ ऐसी चीज़ों को खोजें जिससे उनको पता चलता है। तो हड्डियों के औजार, लकड़ियों के औजार, पत्थरों का औजार उनको मिले। इनमें से पत्थरों का औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ पौधों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ तो हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाड़ हथियार जैसे बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने में किया जाता था। तो पहला जो आप चित्र देख रहे हो साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वो चित्र है वो मतलब ज़मीन में पेड़ पौधों को खोदने के लिए करते थे। और दूसरे में आप देख रहे हैं कि चमड़े के वस्त्र के वगैरह जो भी होता था जानवर खाल को सिलने के लिए करते थे। तो रहने की जगह निर्धारित करना, तो लाल त्रिकोण वाले स्थान पर पूरा स्थल जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं के अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक करते रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान पर हैं जहाँ पूरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते हैं। जो आप मानचित्र में स्थान देख रहे हो जो हाईलाइटेड है ब्लू कलर में या फिर भीमबेटका वगैरह सबको देख रहे हो ना, तो ये सब स्थान कहाँ है? पाषाणिक पुरा स्थल जो रेड वाला है, जो ब्लू वाला है नवपाषाणिक पुरा स्थल है, और जो ग्रीन वाला है महापाषाणिक पुरा स्थल है। तो और जो ये आपको जो ब्लू मतलब जो बैंगनी कलर का है वो आरंभिक गांव है, और जो स्टार है वो आधुनिक नगर है। ये मुंबई देख लो, कोलकाता आधुनिक नगर है। एक बार आप मैप को अच्छे से देख लीजिए। अगला है, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। तो शैल चित्रकार हमें क्या पता चलता है? तो यहाँ पर एक आप चित्र देख रहे हैं जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिलते हैं। तो कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलते हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप चित्र देख लीजिए ये, ठीक है। आखेट संग्रह से भोजन उत्पादन तक जो भी है। तो पूरा स्थल क्या होता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहाँ छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थल के बारे में आपको अपने अध्याय में बताया जाएगा। मतलब आगे के अध्याय जब पढ़ोगे तो उसमें बताया जाएगा। आग की खोज कैसे हुई थी? तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले
मिले हैं। तो भी आपको दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, बाँस बुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो नाम और तिथियाँ क्या हैं? तो जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े-बड़े नाम रखे थे। आरंभिक काल को वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। और यहाँ 2 शब्दों का यानी प्राचीन और पाषाण, पाषाण मीन्स पत्थर होता है। ये नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरास्थल काल 20 लाख साल पहले 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया जाता है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूर्व पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग को शुरुआत जो है 10,000 साल पहले हुई थी, वो नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण का क्या मतलब होगा? तो हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में आपको नाम मिलेंगे। तो बदलती जलवायु क्या थी? तो बदलती जलवायु से क्या, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के लेसन में आप पढ़ेंगे बदलती जलवायु। तो लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो लोग इन जानवरों का शिकार करके अपना भोजन पालन करते थे। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे? तो इस दौरान महाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों को इन अनाजों के भोजन बटोरना शुरू कर दिया था। साथ ही वे सीखने लगे कि अनाज उगते कैसे हैं, फिर ये पकाकर तैयार करना वगैरह सब कुछ धीरे धीरे सीख गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया। और सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वो कौन से जानवर थे? वो कुत्ते थे। कुत्तों को पहली बार क्या बनाया गया? पालतू। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब अगला है, अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इन धीरे धीरे पशुपालक बन गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? ये आपका क्वेश्चन है, दिमाग से सोचकर बताइएगा। ये थोड़ा घरेलू प्रक्रिया, अगर आप करना चाहो तो करना। लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह से इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, या यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। तो यहाँ पर कुछ दिया गया, तो यहाँ पर एक दांत दिया गया है। तो मिसाल दांतों को देखें, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो कुछ प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक नवीन जीवन शैली क्या है। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, कुछ पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल भी लगते हैं। इसलिए अब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसल के उगने तक, पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों, चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल हो गए। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाके में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताइए। ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट बॉक्स में पक्का करना। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, तो ये देखते हैं। तो जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है और दूध और जो भोजन का अच्छा स्रोत है। ये नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। भोजन के अतिरिक्त जानवरों और क्या क्या मिल सकता है ये आप बताएंगे। आप जानवरों का उपयोग किस लिए करते हो, अगर करते हो या होता है तो क्यों होता है। आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालक के बारे में पता करें। तो मानचित्र सेकंड 12 अभी आपको मैं दिखा दूंगी। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिखाई? नीले वर्ग आपको दिखाया था ना,
उनमें प्रत्येक बिंदु उस चीज़ को दर्शाती है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियाँ थीं या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हम पता लगाते हैं कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। तो अस्थायी जीवन की ओर की बात करें तो पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे बुर्ज होम, जो वर्तमान जम्मू कश्मीर कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते थे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। और पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। और बहुत सारी जगहों में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें पुरापाषाण युग का माना गया है। इनमें औजार भी है और जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उस पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पत्थर से बने औजार के बारे में। ठीक है, अब यहाँ है नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी अलंकरण इस पर डिजाइनिंग की जाती थी और धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए, खाना पका के उसमें रखने के लिए। तो क्या ये परिवर्तन जगह पर एक ही साथ आए होंगे? तो ऐसी बात नहीं है कि एक तरह का चेंजेस एक ही जगह आया होगा। तो स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत सी जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में हम कर लेते हैं। तो मानचित्र देख लेते हैं। मानचित्र सेकंड में अभी आपको मेहरगढ़ ढूंढो, मेहरगढ़ आपको दिखाया था। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा, कौन से रास्ते ईरान जाने को कौन सा दर्रा पड़ेगा? बोलन दर्रा। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेगा, बोलन दर्रा। यहाँ पर बोलन दर्रा मिलता है ईरान जाते समय। मेहरगढ़ असंभवतः वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों इन इलाकों में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, बकरियाँ पालना स्टार्ट किया था। ये मेहरगढ़ क्या कौन सा स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया। एक क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों को हड्डियाँ मिली। इसमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक छोटे छोटे क्वेश्चन बना के पूछता है। मेहरगढ़ इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले। कौन से अवशेष मिले? चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, जिनमें से कुछ जो था संभवतः भंडारण के काम आते थे। मृत्यु के बाद मेहरगढ़ के घर का चित्र है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। ठीक है, तो यहाँ तो मृत्यु के बाद समानतः मृतक के सगे संबंधियों उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। तो ऐसी कब्रें मिली हैं। तो मेहरगढ़ से ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ पर उनको जब दफनाया जाता था तो उनके साथ कुछ मृतकों के साथ कुछ सामान भी दफनाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है, तो ये पूछता है। तो संभवतः वो लोग ऐसी परिकल्पना करते हैं कि परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा जाता है, वहाँ पर इनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए। तो यहाँ पर आप फिगर देख सकते हो, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हैं? यहाँ बकरी का कंकाल आप देख सकते हैं। तो कल्पना करिए, अब आपके लिए क्वेश्चन है, कल्पना करिए कि आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। तो पृष्ठ 13 पर देखना, अब तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, ये तो थोड़ा बच्चों वाला है, तो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप मेंस के लिए अब 2-2 लाइन 4-4 लाइन लिखना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। मैं आपका आंसर देखूंगी और फीडबैक भी दूंगी, तो आप इसको आंसर प्लीज लिखना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे आंसर आप स्किप करते हो तो ये थॉट प्रोसेसिंग बढ़ाता है। और मेंस आंसर राइटिंग यहीं से अगर आप शुरू करोगे तो बहुत अच्छा मेंस आंसर राइटिंग करोगे। तो यहीं से आप, जो खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, इसको आप बताइएगा। छोटे छोटे आंसर लिखने की ट्राई करिए, तभी आप बेहतर लिख पाओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार है।
और यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देखिए चौथा, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, उनकी यात्रा और आज की यात्रा में कार्डों में क्या समानता है, ये आप लिखेंगे, ये जान लीजिए क्योंकि हम चेक करेंगे आपके। मध्य पाषाण का 12,000 से 10,000 पहले को कहते हैं। बचने की प्रक्रिया का आरंभ जो होता है 12,000 साल पहले हुई। नवपाषाण 10,000 साल पहले का था और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। ये डेटा है, याद कर लेना। आखेटक 5वां क्वेश्चन है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, क्या तुम आज का आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ये से मेंस में पूछता है, बस आप इसको ध्यान ही नहीं देते हो, फिर आपको लगता है मेंस क्या पूछ लेता है, ऐसे ही पूछता है।